नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस परिवार तक्षशिला यूके पर। आज बच्चों हम लोग हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज एक नया चैप्टर वाक्यभेद हम लोग शुरू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, कोई सेंटर लेवल का हो। आप कोई भी एग्जाम को देने जाते हैं, हिंदी जिसके अंदर पूछी जाए तो वाक्यभेद से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से वाक्यभेद को समझने वाले हैं। 2 वीडियोस के अंदर, 2 पार्ट्स के अंदर मैं पूरे चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा और बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को इस चैप्टर को समझाऊंगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा दो आप लोग, वाक्यभेद। वाक्यभेद, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा क्या रहेगी इसकी? परिभाषा मतलब शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य कैसे बनता है? शब्दों से। शब्द कैसे बनते हैं? ध्वनियों से, वर्णों से। तो हम लोग बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई शब्दों के सार्थक तथा व्यवस्थित, सार्थक तथा व्यवस्थित समूह को, सार्थक तथा व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक तथा व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अगर मैं बात करूं इसके अवयव की, तो वाक्य के अवयव क्या क्या होते हैं? वाक्य के अवयव, तो वाक्य के अगर आपसे अवयव पूछे जाएं तो वाक्य के अवयव होते हैं 6। ये आपको नंबर ध्यान रखना है। वाक्य के अवयव कितने हैं? 6। तो पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका सार्थकता। पहला होता है सार्थकता। दूसरा होता है योग्यता, ठीक है। पहला होता है सार्थकता, दूसरा क्या होता है? योग्यता। उसके बाद तीसरा होता है आकांक्षा। तीसरा क्या होता है? आकांक्षा। नंबर 4 होता है आपका सन्निधि। सन्निधि, निकटता, समीपता जिसे हम बोलते हैं, समीपता बोल देते हैं, समीपता। और लास्ट हम बोल देते हैं इसे आसक्ति भी से हम लोग बोल देते हैं। अलग अलग नाम से आ सकता है, तो आप लोगों को चारों मैंने लिख दिया, समीपता, निकटता, सन्निधि। नंबर 5 होता है पदक्रम। और नंबर 6 और लास्ट होता है अन्वय। ये तो 6 अवयव इसके होते हैं। इन 6 अवयव से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछ लेगा कि बच्चों बताओ निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भेद का अवयव नहीं है। तो इनमें से 3 डालेगा और 1 बाहर से डाल देगा, या उल्टा पूछ लेगा कौन सा है, तो 3 बाहर से डालेगा, 1 इनमें से डाल देगा। आपको 6 के 6 याद होने चाहिए, ठीक है। अब मैं एक एक चीज को पकड़ता हूँ। सार्थकता क्या होती है, योग्यता क्या होती है, आकांक्षा क्या होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ बैठता है। तो आप लोग इसके अंदर हम लोग बात करने वाले, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके सार्थकता की। सार्थकता क्या है? सार्थकता का अर्थ है कि वाक्य का कोई अर्थ हो। वाक्य का कोई अर्थ हो, अर्थात वाक्य में, अर्थात वाक्य में सार्थक शब्दों का, अर्थात वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ हो। अर्थात वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ हो, ये होती है सार्थकता। नंबर 2 आपकी होती है योग्यता। नंबर 2 क्या है? योग्यता क्या होती है आपकी? भावों का, वाक्य में भावों का बोध, वाक्य में भाव का बोध कराने की योग्यता हो, कराने की क्षमता जिसे हम बोल देते हैं, वही क्या है? आपकी योग्यता। अब ये बात थोड़ी सी किस तरीके से मैं समझाऊं आपको, डेफिनेशन देता हूं आपको। क्षमता हो, इसका अर्थ है जो
चीज या जो वस्तु या जो व्यक्ति जिस कार्य को करने की क्षमता रखता है उसकी उसी योग्यता को दर्शाया गया हो, उसकी अदर योग्यता को नहीं दर्शाया गया हो। जैसे मैं बोलूँ कि कुत्ता चिल्लाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कुत्ते का काम चिल्लाना नहीं होता, कुत्ते का काम होता है भौंकना, तो कुत्ता सिर्फ भौंक सकता है, चिल्ला नहीं सकता। जैसे मैं बोलूँ हिरन रेंगता है, तो हिरन रेंगता नहीं है, हिरन दौड़ता है। चिड़िया चीखती है, अब चिड़िया चीखती नहीं है, चिड़िया चहचहाती है। आप लोग मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो क्या होगा कि जिसकी जो योग्यता है वही दर्शानी पड़ेगी, उसके अलावा दूसरी योग्यता नहीं आ सकती। तो ये मेरी बात ध्यान से रखना। आप लोग एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे एग्जाम्पल पहला इसका हो जाएगा, चिड़िया चिल्लाती है, चिल्लाती है, गलत। चिड़िया चहचहाती है, ये क्या है, सही। कुत्ता चीखता है, कुत्ता चीखता है, गलत। कुत्ता भौंकता है, सही। आप मेरी बात समझ गए योग्यता से मेरा क्या मतलब, क्योंकि कुत्ते की योग्यता भौंकने की होती, चीखने की नहीं होती। चिड़िया की योग्यता सिर्फ चहचहाने की होती, चिल्लाने की नहीं होती। हिरन रेंगता है, हिरन की जो योग्यता है वो सिर्फ किसकी है, दौड़ने की, ना कि रेंगने की। तो जिसकी जो योग्यता है उसी के अनुसार काम होगा। मैं बोलूँ कि सांप भागता है, सांप भागता नहीं है, सांप रेंगता है, सांप की योग्यता रेंगने की है बस। तो जो जिसकी योग्यता है उसी योग्यता को दर्शाया गया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। नंबर 3 हमारा क्या था, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा। आकांक्षा क्या है, आकांक्षा है श्रोता की जिज्ञासा, श्रोता की जिज्ञासा। अब श्रोता की जिज्ञासा क्या रहती है, श्रोता की जिज्ञासा ही क्या है, आकांक्षा। श्रोता की हमेशा जिज्ञासा ये रहेगी, सुनने वाले की या पढ़ने वाले की, किसी को आप लोग ले लो, चाहे वो किसी वस्तु को पढ़ रहा हो, किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को वो सुन रहा हो, तो उसकी जो जिज्ञासा होती है वो होगी कि उसके वो सहज समझ में आ जाए। भाई अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पढ़ रहा है तो उसकी जिज्ञासा ये तो रहेगी कि वो मेरी चीज़ समझ में आ जाए जो वो पढ़ रहा है। अगर वो सुन रहा है किसी चीज़ को तो उसके वो चीज़, सुनने वाली जो चीज़ है वो समझ में आ जाए, उसकी जिज्ञासा है। तो इसका मतलब वाक्य इतना सरल होना चाहिए, इतना सहज होना चाहिए कि वो आसानी से समझ में आ जाए। जैसे वाक्य, अर्थात में अगर मैं बोलूँ वाक्य इतना सहज हो, इतना सहज तथा सरल हो, इतना सहज तथा सरल हो कि वह आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए। जैसे अब मैं इसका एग्जांपल दूँ, अगर मैं बोलूँ ओ तेरी, तो जिसको मैंने बोला वो ये देखे सोचेगा ओ तेरी क्यों बोला यार, इसका मतलब क्या है, समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर मैं बोल दूंगा ओ तेरी, तेरा तो पैर कहाँ पर है, तो देखो ओ तेरी के बाकी में पैर कहाँ पर है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी समझ में आ गया। मैंने खाली ओ तेरी बोल दिया तो उसकी कुछ समझ में नहीं आया, ओ तेरी का आगे 2-3 लाइनें बढ़ा दी तो उसको समझ गया। मैं बोल ओहो, तो वो समझ में नहीं पाएगा, ओहो किस लिए किया उसने। मैं बोल ओहो तो एरोप्लेन चलाना भी जानता है भाई, तो उसके समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे शब्दों का चाहे फालतू में आप लोग प्रयोग कर दो, 2-3 शब्द फालतू या ऐसे शब्द का प्रयोग करो जो उसे सरलता से समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही मेरी, तो उसे हम बोलते हैं आकांक्षा, ठीक है। नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर 4 हमारा क्या था भाई, सन्निधि। वो बहुत सारे नाम मैंने बोले थे एक साथ में, उसमें से सन्निधि ले लेता हूँ या समीपता ले लेता हूँ। अब ये समीपता क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के बीच, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के बीच एक उचित अंतराल हो, एक उचित अंतराल हो। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैं लिखता हूं कि राम पानी पीने तालाब के किनारे गया। इस वाक्य को आप लोग ध्यान से पढ़ो जरा, क्या ये वाक्य की योग्यता रखता है, वाक्य को समझने की योग्यता रखता है। अब आप लोग ध्यान से अगर देखोगे, राम पानी पीने तालाब के किनारे गया, चीज़ें तो सारी सही हैं, लेकिन दिक्कत ये कर दी कि राम और पानी के बीच में जो गैप रखा
वो पानी और पीने के बीच में नहीं रखा। देखो कितना कम गैप है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फिर तालाब का गैप थोड़ा बढ़ा दिया और देखो के किनारे, ये तो बहुत ज़्यादा गैप बढ़ा दिया। और के किनारे के बीच में क्या हो गया, यहाँ पे भी कम गैप है और ये भी गया हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग देखोगे उचित गैप नहीं है, बराबर गैप होना चाहिए था। इस मच्छर ने परेशान कर दिया यार, कहाँ से घूम के कहाँ कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, राम पानी पीने तालाब के किनारे गया। तो ये एक वीडियो में मैंने लास्ट टाइम क्या करा, मच्छर घूम रहे थे, कैमरे के सामने बैठ जा रहा था बार बार आके मक्खी और मच्छर। मैं सोचा थोड़ा धुआं कर देता हूँ, मैंने धूप बत्ती जला दी, पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो गया, सारी वीडियो में धुंधली आ रही है। तो वो नहीं कर सकता मैं, दिक्कत ये है, यहाँ ना मोर्टिन चलाया जा सकता। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं, समझ गए ना आप लोग, सन्निकटता का सन्निधि का अर्थ क्या है, यानी कि शब्दों के बीच में एक प्रॉपर गैप। आप लिखते हो तो आपने ध्यान दिया, आपकी आदत इस तरीके की, आप लोग उचित गैप रखते हो, हमें आदत हो चुकी है। तो उचित गैप क्या होता है, आपकी सन्निधि होती है। नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर 5 मैंने बोला था पदक्रम। अब ये क्या होता है पदक्रम? पदक्रम का मतलब है कि जो शब्द या संज्ञा, जो व्याकरण होता है, व्याकरणिक हिसाब से जो शब्द जहाँ आना चाहिए वो वहीं पे होना चाहिए, आगे पीछे ना हो। जैसे स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं, स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं, ये एक मैंने वाक्य लिख दिया। तो आप देखोगे कि अगर मैं बोलूं पानी है जा, पानी है जा स्त्रियां भरने रही, पूरे वाक्य की तैसी मार दी मैंने। पानी है जा स्त्रियां भरने है रही, तो जो वाक्य जहाँ जो शब्द जहाँ होना चाहिए था वहाँ के बजाय मैंने इधर उधर कर दिया। जो क्रम था, क्रम को शुरू में लिख दिया, सहायक क्रिया यहाँ पे लिख दी, और उसके बाद में जो है जा इधर लिख दिया, स्त्रियाँ इधर लिख दी, भरने जा रही इधर लिख दी। ठीक है, तो पानी है जा स्त्रियाँ भरने रही, जबकि पहले संज्ञा आनी चाहिए, संज्ञा के बाद जो उचित चीज़ें हैं वो चीज़ आनी चाहिए, संज्ञा सर्वनाम जिस भी हिसाब से होती है तो वो होना चाहिए था, जो कि मैंने उल्टा सीधा कर दिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं लास्ट और छठा नंबर जो हमारा है अन्वय। ये क्या है? अन्वय। अब ये अन्वय क्या होता है, देखो अन्वय का अर्थ होता है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक इत्यादि। क्या बोला मैंने? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इत्यादि में परस्पर सामंजस्य हो, परस्पर सामंजस्य हो। इसका मतलब हुआ कि जो संज्ञा सर्वनाम में जो भी चीज़ें प्रयुक्त हुई हैं उनके मध्य परस्पर सामंजस्य होना चाहिए। जैसे अगर आपकी संज्ञा पुल्लिंग है तो क्रिया को भी पुल्लिंग होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो स्त्रीलिंग हो जाए। जैसे मोहन पानी पीती है, तो आप देखोगे जो मोहन है यह है संज्ञा, लेकिन कैसी संज्ञा है? ये पुल्लिंग संज्ञा है। और आपने जो क्रिया प्रयुक्त कर दी वो क्रिया आपने किस स्त्रीलिंग क्रिया प्रयुक्त कर दी, जो कि व्याकरणिक हिसाब से सही नहीं है। स्त्रिया क्या है आपकी? स्त्री क्रिया, स्त्री भी गलत लिखा गया, स्त्री क्रिया। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैंने जो संज्ञा थी वो पुल्लिंग ले ली और स्त्री क्रिया मैंने क्या ले लिया, आपकी पीती है वो क्रिया कर दी स्त्री। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग। अगर मेरी जो संज्ञा है वो बहुवचन में है तो क्रिया को भी बहुवचन होना पड़ेगा। अगर मेरी संज्ञा एक वचन है तो क्रिया को भी एक वचन होना पड़ेगा, यानी व्याकरणिक हिसाब से इन सब में सामंजस्य होना चाहिए। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं बोलूँ कि वह किताब पढ़ते हैं, तो वह किताब पढ़ते हैं गलत, वे किताब पढ़ते हैं, ये एक वचन और ये बहुवचन। तो बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप लोग ध्यान कर सकते हो। किताब का पढ़ना अच्छा है, किताब का पढ़ते रहिए, किताब का पढ़ते रहिए। तो यहाँ पे कारक संबंधी शुद्धि कर दी मैंने, किताब का पढ़ते हैं ऐसे कर दिया। चलो किताब का पढ़ते हैं, अगर मैं से बोलता किताब को पढ़ते हैं फिर सही है,
तो कारक अशुद्धि कर दी, यहाँ का लिख दिया, तो कारक के तौर पे भी सही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ 6 के 6 अवयव आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश की अच्छी तरीके से उदाहरण देकर समझाने की। अब हम लोग बात करते हैं वाक्य के अंग की, कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो देखो जरा आप लोग, वाक्य के अंग, अगर मैं वाक्य के अंग की बात करूं तो वाक्य के अंग होते हैं दो। एक होता है उद्देश्य, ठीक है, और एक होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय, ठीक है। अब उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है प्यारे बच्चों, देखो उद्देश्य क्या है, जिसके बारे में बताया जाए, मैं शॉर्ट में बता दूं बिल्कुल देसी तरीके से, जिसके बारे में बताया जाए, जिसके बारे में बताया जाए, ये तो है उद्देश्य। और जो बात बताई जाए, जो बात बताई जाए वो क्या है बच्चों, वो है विधेय। जैसे रचना खाना पकाती है, ये मैंने बोल दिया, रचना खाना पकाती है। तो रचना जो है इसमें ये क्या है, ये बच्चों हो जाएगा आपका उद्देश्य। और ये उद्देश्य को छोड़ के बाकी जो बचा ये सारा क्या है, विधेय। अब यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहाँ से अभी इतना तो पता लग गया, यानी कि उद्देश्य को छोड़ के बाकी बचा हिस्सा सारा क्या है, विधेय होता है, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। यहाँ ध्यान रखना, वाक्य के कितने अंग हैं, दो, ये आपको ध्यान रखना है। अब जरा समझते हैं बात को। जैसे मैं बोलूँ रचना बाजार, रचना कपड़े खरीदने बाजार गई, रचना कपड़े खरीदने बाजार गई, ये हो गया। तो अब मैं बोलूँ कि बताओ उद्देश्य इसमें क्या है, विधेय क्या है। आपने उसने पूछ लिया कि विधेय बताओ, क्वेश्चन ये है विधेय बताओ, ये क्वेश्चन है मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। निम्नलिखित वाक्य में विधेय बताओ, तो ऑप्शन ए आ गया रचना, ऑप्शन बी आ गया कपड़े खरीदने, ऑप्शन सी आ गया कपड़े खरीदने बाजार गई, ऑप्शन डी दे दिया बाजार गई। तो मैंने अभी आपको बोला कि उद्देश्य को छोड़ के बाकी सारा हिस्सा क्या होता है, वो विधेय होता है। तो विधेय क्या है इसमें, कपड़े खरीदने बाजार गई। आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये होता है उद्देश्य और ये होता है विधेय। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कि वाक्य के भेद कितने हैं। तो वाक्य के भेद की अगर मैं बात करता हूँ तो वाक्य के दो प्रकार के भेद हैं वाक्य के। एक होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर अगर मैं बात करता हूँ तो होते हैं 8। और एक होता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। तो यहाँ पे जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। यहाँ पे कितने होते हैं, 3। यहाँ पे 8 और वहाँ पे 3। अब सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लो। सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या लगाएंगे भाई आपकी, कि रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य। मैं इतना इंक भरता हूँ, जरा आप लोग लगाओ हेडिंग, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य। तो अर्थ के आधार पर सबसे पहले जो वाक्य आएगा, अर्थ के आधार पर टोटल 8 वाक्य होते हैं, जिनमें से सबसे पहला वाक्य में जो डिस्कस करूंगा वो होगा आपका विधि वाक्य बोल देते हैं जिसे हम लोग, या फिर बोल देते हैं साधारण वाक्य, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं इसे। चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य। और पहला वाक्य आएगा हमारा
जिसे हम बोलते हैं विधि वाक्य, दूसरा विधान वाक्य, इसके कई सारे नाम आते हैं, और एक होता है, इसे ही बोलते हैं आप लोग साधारण वाक्य। एक तरीके का साधारण वाक्य भी है। बात समझ आए बच्चों? तो ये इस तरीके से 3 प्रकार के वाक्य बैठते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके उदाहरण की, सिंपल होगा। इसमें क्या होगा, एक संज्ञा एक क्रिया, एक संज्ञा एक क्रिया, एक सर्वनाम एक क्रिया, इस तरीके से होती है। उदाहरण क्या बैठेगा, राधिका राधा बाजार गई, रचना पढ़ती है, ठीक है, रोहन कपड़े खरीदता है। बस कॉमन से उदाहरण ये क्या होते हैं आपके विधि वाक्य, विधानवाचक वाक्य। नॉर्मल वाक्य होगा, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा वाक्य आता है निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य। इसमें अधिकतर पहचान क्या है इसकी पहचान, इसमें नहीं शब्द आएगा। बस निषेध का मतलब नहीं, जैसे रोहन क्रिकेट नहीं खेलता, ठीक है। जैसे मैंने बोला रोहन क्रिकेट नहीं खेलता। रचना नहीं पढ़ती है, क्या बोला मैंने, रचना नहीं पढ़ती है, ठीक है ना। ठीक है। दूसरा शक्ति को मरना नहीं है, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। तो रोहन क्रिकेट नहीं खेलता, रचना नहीं पढ़ती, शक्ति को मरना नहीं है, ये बातें आपकी निषेधवाचक में आ जाएंगी। एक वाक्य और भी यहाँ पे रख सकते हो आप लोग, लेकिन अगर ऑप्शन में आज्ञावाचक वाक्य ना हो, जैसे यहाँ धूम्रपान मना है, ये भी आ जाएगा, ठीक है। मना, मरना, नहीं, 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 मना, मत, ना, ये सब जो आते हैं आपके इसमें आते हैं। तो यहाँ पे ना भी आ सकता है, मना भी आ सकता है, मत भी आ सकता है। तो ये सारे पहचान क्या है, निषेधवाचक वाक्य की है। नंबर 3 हमारा आ जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, अब ये क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है ये क्वेश्चन मार्क और प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग, जैसे कौन, क्या, किसको, इत्यादि प्रश्नों का, इत्यादि चीज़ों का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं पहला उदाहरण ले लेता हूँ, उसमें यहाँ वहाँ, वहाँ ले लेते हैं, वहाँ कौन खड़ा है, यह कार्य क्यों कर रहे हो, यह कार्य क्यों कर रहे हो, यह कार्य क्यों कर रहे हो। और दूसरा जैसे दिल्ली से कौन वापस आया है, कौन वापस आया है, ठीक है ना। तो दिल्ली से कौन वापस आया है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें कुछ खास मुझे लगता नहीं है। प्रश्नवाचक के बाद आप लोग ले सकते हो आगे। चलिए नंबर 4 होता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य जिनमें आज्ञा का बोध होता हो, जिनमें आज्ञा का बोध होता हो। जैसे
यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, किताब लेकर बैठ जाओ, एक गिलास पानी ले आओ। यहाँ गाड़ी मत चलाओ, आज्ञा एक तरीके की है ना, तो ये चीज़ें क्या है, आज्ञावाचक में आ जाएगी। मत में आपका निषेधवाचक भी आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में अगर निषेध ना हो तो आज्ञावाचक लगा सकते हो। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 हमारा आता है इच्छावाचक। इच्छावाचक है नंबर 5, ठीक है। अब इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? इच्छा, पहचान क्या है? इच्छा, आशीर्वाद, शाप, इच्छा, आशीर्वाद, शाप या उपदेश, जिनमें भी आपको देखने को मिले, है ना, वो क्या हो जाएगा? इच्छावाचक। जैसे जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये ठीक है। भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे, ठीक है। और सदा सुखी रहो, ये ठीक है। तो इस तरीके की मैं पुलिस ऑफिसर, मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी? आपकी इच्छाओं में। ये सारी चीज़ इच्छा में आ जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। बात में आ गई। तो इच्छावाचक वाक्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। इच्छा, आशीर्वाद, शाप और उपदेश, जिसमें आ जाएंगे इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूँ, होता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, इसमें सीधा सीधा संकेत होता है, संकेत का बोध होता है। क्या लिखेंगे? संकेत का बोध होता है। जैसे यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल होंगे, ठीक है। अगर तुम वहां गए तो मारे जाओगे, ठीक है। क्या बोला मैंने? अगर तुम वहां गए तो मारे जाओगे, ठीक है। एक आपका ठीक है। फिर जैसा, एक मैं बोलूँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बस ये संकेतवाचक हो जाएगा, ठीक है। नंबर 7 हमारा जो आएगा वो आएगा संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। अब संदेहवाचक क्या होता है? कोई भी बात यहाँ पे क्या नहीं थी, कोई भी तथ्य बात निश्चित नहीं होती, कोई तथ्य अथवा बात निश्चित नहीं होती, ठीक है ना। कोई भी तथ्य बात क्या नहीं होती? निश्चित नहीं होती। जैसे शायद कल वर्षा हो, ठीक है। हो सकता है मोहन मर गया हो सकता है ना। वह गया होगा या नहीं,
ठीक, देखो नहीं आ रहा, इसको लेने का आप लोग इसमें निषेधवाचक में डाल दो, वह गया होगा या नहीं, इसमें क्या है, संदेह है बात में, ठीक है। तो वह गया होगा या नहीं, तो इस तरीके के जो वाक्य है, शायद कल वर्षा हो सकता है मोहन गया हो, वह गया होगा या नहीं, फिर हो सकता है, शायद, या कदाचित भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये अधिकतर तो यही आपके संदेह में रहते बाती चीज़ें जो भी हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल रहेंगे। नंबर लास्ट हमारा 8वां आता है विस्मयादि बोधक वाक्य। इसके अंदर मैं देख लेता हूँ अगर कोई ठीक ठाक सा वाक्य मुझको नजर आता है तो। जैसे मैं बोलूँ वह आ चुका होगा, ये भी एक अच्छा सही है, वह आ चुका होगा, ये भी सही है, वह आ चुका होगा। तो ये आपके संदेहवाचक में आ जाते हैं। उसे शक है कि वह आ चुका होगा, पक्का यकीन नहीं, संदेह है बस इस बात का। तो लास्ट हमारा आता है विस्मयादि बोधक। 8वां नंबर आता है विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य। अब ये क्या होता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक। जैसे इसकी जो पहचान है, पहचान में आएगा हर्ष यानी खुशी, विषाद यानी दुख, आश्चर्य घृणा, हर्ष विषाद आश्चर्य घृणा, और आपका क्या हो जाएगा, बस यही हर्ष विषाद आश्चर्य घृणा आ जाएगी इसके अंदर। इत्यादि का बोध होता है, इत्यादि का बोध होता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। अब ये नहीं कि आप लोग कितना देखो और ये डाल दो इसमें प्रश्नवाचक में, ठीक है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आप इसे सोच के नहीं कह सकते ये प्रश्नवाचक है। ये भी किसमें, आपका विषाद है, ये क्या हो गया, दुख है इस बात में, है ना। दुख इसी में आता है, खुशी दुख सब इसी के अंदर आते हैं। खुशी, हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब दुख, ठीक है। फिर आश्चर्य, वहाँ में भी आश्चर्य होता है, वाह कितना सुंदर दृश्य, आश्चर्य है ना। अरे अरे तुमने कैसे किया, तुमने कैसे किया, ये तो अरे तुमने कैसे किया, अरे तुम यहाँ हो, जैसे बोल दो अरे तुम यहाँ हो। नेक्स्ट घृणा, छी कितना घटिया इंसान है, कितना घटिया इंसान है, छी कितना घटिया इंसान है। तो ये चीज़ें हो गई थी आपकी विस्मयादि बोधक की। देखिए बहुत ही डिटेल में मैंने एक एक चीज़ को उदाहरण ज़्यादातर दे के आपको समझाया। ये एक पूरी क्लास के अंदर मैंने आधा लगभग आपका जो वाक्य है ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा रचना के आधार पर वाक्य। 3 वाक्य होंगे, थोड़ा टाइम उनमें ज़रूर लगेगा, लेकिन बहुत ही डिटेल में, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी। वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ट्रिक बताऊँगा किस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हो। बस आप लोगों को मेरे साथ लगे रहना है, मेहनत करते जाना है, तक्षशिला के साथ लगे रहना है, और देखना एक दिन हम फतेह ज़रूर करेंगे और आपके कंधों पे वर्दी ज़रूर आएगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक भी वीडियो पहुंचे जिनको इसकी ज़रूरत है। जो वाक्य में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं बच्चे, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, उनको दीजिए वीडियो को, भाई आप लोग इससे जाके चेक करो अगर वाक्य में आपको कोई दिक्कत है। वादा करता हूँ एक बार आप लोग इस लेक्चर को देखोगे वाक्य के, दोबारा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।